नमस्कार, मैं हूं सुमित अवस्थी। खबरों की खबर की शुरुआत करते हैं सबसे पहले नीट पेपर लीक की सबसे बड़ी खबर से। एक ऐसी खबर जिसमें एक साथ तीन पेपर लीक के तार जुड़े हुए हैं। बिहार में अब तक 3 प्रश्न पत्र लीक में एक ही गैंग का हाथ उजागर हुआ है। ये तफसील से जानकारी सामने आ रही है कि एक बड़ा गैंग बिहार का था जो पेपर लीक के काम में लगा हुआ था। वो तीन पेपर लीक मामले से जुड़ा हुआ है और ये 3 मामले हैं नीट यूजी का, बिहार टीचर भर्ती का और बिहार सिपाही भर्ती से जुड़े हुए जो लीक हुए उसमें इसी एक गैंग का नाम सामने आया है। इस गैंग के सरगना संजीव मुखिया है। इस मामले में पूर्व पुलिस महानिदेशक एस.के. सिंघल को सिपाही चयन आयोग के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देना पड़ा था जब यह पर्चा लीक हुआ था। आज ईओयू ने सिपाही भर्ती परीक्षा में प्रश्न पत्र लीक मामले में जो खुलासा किया उससे इस बात की पुष्टि हो गई है। आज ईओयू ने सिपाही भर्ती मामले में 4 लोगों की गिरफ्तारी की है और कल ही यह खबर भी आई थी कि बिहार पुलिस के हवाले से कि संजीव मुखिया नेपाल भाग गया है। इस पर और बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी मनीष कुमार खुद नेपाल की राजधानी काठमांडू से मौजूद हैं, जो नालंदा से नेपाल तक इस खबर के पीछे लगे हुए हैं। मनीष, क्या बड़ी जानकारी है? एक मुख्य सरगना है ये संजीव मुखिया और यही सबसे बड़ा किंग पिन है। देखिए, निश्चित रूप से अब तक की जो जांच हुई है उसमें वो चाहे नीट जो कि सबसे ताजा प्रश्न पत्र लीक का मामला हो, दूसरी बात है सिपाही भर्ती घोटाला और जो बीपीएससी का शिक्षक भर्ती का जो परीक्षा था और जिसका प्रश्न पत्र लीक हुआ था, उस मामले में भी संजीव मुखिया का बेटा डॉक्टर शिव पहले से गिरफ्तार है और उस मामले में एक नीतीश कुमार भी गिरफ्तार हुआ था जो 4 दिनों में जिसको जमानत मिल गई थी। और वो नीतीश कुमार इस बार नीट परीक्षा प्रश्न जो लीक है उसमें भी 5 मई को ही गिरफ्तार हुआ और माना जा रहा है उसने जो अपना कन्फेशनल स्टेटमेंट भी दिया है सेक्शन 161 का, उसमें उसने कहा है कि वो प्रश्न पत्र लीक कराने में वो शामिल था। और ये बात अलग है कि संजीव मुखिया चूंकि उसके खिलाफ नो कोअर्सिव का ये कोर्ट का ऑर्डर था, इसलिए उसकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। फिलहाल वो कहा जा रहा है कि वो नेपाल में भी हो सकता है क्योंकि बिहार से नेपाल जाना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। लेकिन हाँ, उसकी एक राजनीतिक पहुंच थी जिसके कारण आप कह सकते हैं सुमित कि वो एक परीक्षा के प्रश्न पत्र घोटाले में फंसने के बाद भी उसकी इतनी हिम्मत थी या उसके गैंग की इतनी पहुंच थी कि वो दूसरे परीक्षा प्रश्न का भी प्रश्न पत्र लीक करने से बाज नहीं आता जी। था। सबसे बड़ी बात यह है सुमित कि जो मोडस ऑपरेंडी है वो हर बार यही दिख रहा है कि वो उनकी पहुंच जो है उनके पास सारी जानकारियां होती थी कि ये प्रश्न पत्र जो है वो किस प्रिंटिंग प्रेस में छप रहा है, उसका ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा और उसी ट्रांसपोर्टेशन में कहीं ना कहीं लूपहोल खोजकर वो प्रश्न पत्र को लीक करते थे और उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उनके गैंग के जो है उनका बेटा गिरफ्तार हो जाए या उनके 4 लोग गिरफ्तार हो जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको अपनी पहुंच या एक तरह से न्यायिक जो व्यवस्था है उसमें कहीं ना कहीं लूपहोल्स को एक्सप्लॉइट करके या जो जांच एजेंसियां हैं, शुरू में पुलिस जांच करती है हर मामले में, जी। बाद में वो ईओयू को रेफर होता है और जब तक पूरा कॉन्स्पिरेसी एस्टेब्लिश होता है तब तक में उतने दिनों के अंदर उस गैंग के जो है मुख्य लोग कहीं ना कहीं रिहा हो जाते हैं। सुमित, मनीष, संजीव मुखिया से ईओयू ने इस नीट मामले में भी पूछताछ की थी। आज से करीब 10 दिन पहले की बात है ये, जहां तक मुझे ठीक से याद है। दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि इसके पास पूरी जानकारी होती थी कि कहां छप रहा है, कैसे ट्रांसपोर्टेशन होने वाला है पेपर का। तो क्या यही सबसे बड़ा व्यक्ति है इस पेपर लीक मामले का, या इसके ऊपर भी और लोग जुड़े हुए हैं जो इसकी मदद कर रहे थे? इसका कोई और सरगना है? देखिए, निश्चित रूप से संजीव मुखिया के साथ कई सारे राज्यों के और भी मास्टरमाइंड है। ये एक आदमी का काम नहीं हो सकता है, सब लोग मिलके करते हैं क्योंकि इसमें स्टेक इतना हाई होता है। उत्तर प्रदेश के भी जो बीपीएससी का जो शिक्षक भर्ती घोटाला है उसमें उत्तर प्रदेश के भी कई सारे प्रश्न पत्र लीक मामले में जो अभी फिलहाल जेल में बंद हैं, वहां के कुछ प्रश्न पत्र लीक के मामले में उन लोगों की संलिप्तता है वो सामने आई थी, उसके सबूत मिले थे। इसके अलावा अन्य राज्यों के भी लोग हैं और ये दर्शाता है कि ये जो पूरे देश में
ये जो गैंग है जो प्रश्न पत्र लीक कराते हैं, उनके बीच में भी एक कोऑर्डिनेशन होता है, और उसी कोऑर्डिनेशन के कारण जो है हर प्रश्न पत्र, हर परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक करा पाने में वो कहीं ना कहीं कामयाब होते हैं। सुमित, बड़ी जानकारी मनीष कुमार आपने दी है। ये जो संजीव मुखिया नाम का शख्स है, इस नीट पेपर लीक मामले में, सिर्फ एक मामले में नहीं, तीन मामलों में इसकी संलिप्तता पाई गई है, जैसा कि इशारा मिल रहा है, और तीनों में पेपर लीक हुए। और कहीं ना कहीं इसका रोल, ऐसा लगता है कि सब कुछ सोच इसके दिमाग से निकलती थी कि किस तरीके से पेपर लीक कराया जा सकता है। बिहार के 2 और मामले में इसने पेपर लीक कराने में कामयाबी पाई थी। इसी मामले में कुछ और सनसनीखेज खुलासे हुए हैं, जिसकी जानकारी एनडीटीवी के पास आ चुकी है, और वो ये कि संजीव मुखिया कॉमन मास्टरमाइंड है, जैसा हमने शुरुआत में आपको बताया था। उसके साथ ही बड़ी बात यह भी है कि प्रश्न पत्र हर बार ट्रांसपोर्टेशन के दौरान लीक हुआ है, यानी जब उसको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जा सकता था, उस बीच में इसके लीक होने के सबसे अधिक चांसेस बताए गए हैं। प्रश्न पत्र छापने वाले से लेकर ट्रांसपोर्टेशन कंपनी के लोगों के साथ मिली भगत में तीनों में एक कॉमन शख्स निकलकर सामने में आया, जिसका नाम है संजीव मुखिया। कमोबेश लीक करने वाले खिलाड़ी भी कॉमन है, और यहां तक कि जेल में बैठकर भी साजिश जारी रही थी। नीट पेपर लीक का मामला काफी बड़ा और काफी गंभीर हो चुका है, यहां तक कि आज संसद में जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपना अभिभाषण दिया नए सांसदों को, उसमें भी नीट पेपर लीक का जिक्र आया। छात्रों के जीवन पर पेपर लीक के कारण पड़ने वाले असर पर महामहिम मुर्मू की चिंता को हम आगे आपको दिखाएंगे, लेकिन उसके पहले एक और महत्वपूर्ण डेवलपमेंट इसकी पड़ताल से जुड़ा हुआ जरूर जान लीजिए। वो ये कि बिहार से ही सीबीआई को भी अपनी जांच में अब अहम सुराग मिलने शुरू हो गए हैं। नीट यूजी में पेपर लीक की तमाम कड़ियां अब जुड़ती जा रही हैं, और धीरे धीरे इसकी गंदगी और भी ज्यादा सतह पर आ रही है। सीबीआई ने आज पटना से 2 गिरफ्तारियां की हैं। ये सीबीआई की अपनी पहली गिरफ्तारियां हैं नीट यूजी पेपर लीक के मामले में। सीबीआई ने मनीष प्रकाश और आशुतोष नाम के 2 व्यक्तियों को आज गिरफ्तार किया है। मनीष प्रकाश छात्रों को, आपको बता दें, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया करता था, अपनी गाड़ी में इस्तेमाल करता था, उनके घर से उनको पिक करता और किसी गेस्ट हाउस में या किसी होटल में उनको लाकर ठहराता था। यह काम मनीष का था। और जबकि आशुतोष के घर में छात्रों को ठहराया जाता था। तो इन दोनों लोगों की सीधे तौर पर संलिप्तता का शक सीबीआई को है। नीट मामले में सीबीआई ने ये पहली गिरफ्तारियां की हैं। दोनों को आज कोर्ट में पेश कर दिया गया, यानी मनीष को और आशुतोष को। पेपर लीक में मनीष प्रकाश की अहम भूमिका मानी जाती है। मनीष ने ही पटना के प्ले एंड लर्न स्कूल को रात भर के लिए बुक कराया था, जहां से 20 से 25 परीक्षार्थियों को इकट्ठा करके आंसर्स रटवाए गए थे। इसी स्कूल से जले हुए प्रश्न पत्र मिले जो जांच का आधार बने थे। इस बीच नीट पेपर लीक मामले में गिरफ्तार 2 आरोपियों चिंटू और मुकेश से सीबीआई ने आज पूछताछ की है। इसमें कोई शक नहीं है कि सरकार को ये दिख रहा है कि जो उनकी जो पुरानी पद्धति है जिससे वो अब परीक्षा कंडक्ट करा रहे हैं पूरे देश में, उसमें लूप होल है। एनईटी मामला हो या और भी जो नेट का मामला हो, बहुत सारे ऐसे परीक्षा हुए हैं, बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम्स हुए हैं जिसमें इस तरह की पेपर लीक की बात हुई है। तो जो वन नेशन वन एग्ज़ाम की जो ये बात कर रहे थे, उसमें बहुत सारे लूप होल हैं, बहुत सारी खामियां हैं और उन खामियों को दुरुस्त करना होगा। इसलिए आपने देखा कि आज राष्ट्रपति के अभिभाषण में उन्होंने स्पेशली इसका जिक्र किया, एनईटी पेपर घोटाले का जिक्र किया और उन्होंने इस बात पे जोर दिया कि किसी को इसमें बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि जो युवा वर्ग है उन्हें विश्वास में लेना सरकार के लिए बहुत ज़रूरी है। ये एक ऐसा मौका मिल गया है, चाहे आप सोशल मीडिया पर देखें, चाहे विपक्ष को देखें, वो लगातार सरकार पे इस पर हमला कर रहे हैं और सरकार जो है इस पर बहुत कुछ बोलने की स्थिति में है नहीं, क्योंकि सामने जो है वो पेपर लीक हुआ पड़ा है और जो युवा हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो परीक्षा दे रहे हैं, वो परेशान घूम रहे हैं। इस मामले में सीबीआई ने तेजी दिखाई और जांच का दायरा हर संदिग्ध स्थल तक पहुंच गया है। सीबीआई की टीम ने हजारीबाग में लंबी पूछताछ के बाद ओएसएस स्कूल के प्रिंसिपल एहसानुल हक से भी पूछताछ की है। नीट पेपर लीक केस में बिहार के एक गिरोह का पहले से पर्दाफाश हुआ और सीबीआई मामले की भी जांच कर रही है। लेकिन अब लातूर के पेपर लीक केस में भी बिहार का कनेक्शन दिखाई दे रहा है। पता चला है
कि मामले में गिरफ्तार शिक्षकों के पास से जो लातूर में एडमिट कार्ड मिले हैं उनमें से कुछ एडमिट कार्ड पटना के एक स्कूल के हैं। यानी हर जगह बिहार का कनेक्शन इस पेपर लीक मामले में अब दिखाई दे रहा है। आइए देखते हैं महाराष्ट्र के लातूर से हमारे सहयोगी सुनील सिंह की पड़ताल करने वाली ये खास रिपोर्ट। बच्चे लातूर के, लेकिन एडमिट कार्ड पटना के स्कूल का। लातूर नीट पेपर लीक केस में ये खुलासा अपने आप में काफी कुछ कह रहा है, लेकिन क्या यह पहली बार हुआ है? लातूर पैटर्न की शुरुआत करने वाले कॉलेज के सीईटी सेल के डायरेक्टर दिलीप देशमुख और नीट परीक्षा के काउंसलर सचिन बांगड़ का दावा है कि यह पहले भी हुआ है। साल 2023 में लातूर और बीड़ के कुछ बच्चों ने कर्नाटक के बेलगाम में जाकर नीट की परीक्षा दी थी। दोनों का दावा है कि जब उन्होंने उन बच्चों के साल 2022 के रिजल्ट से तुलना की तो उसमें बहुत अंतर था। लगभग 500 के नंबर के ऊपर एडिशनल मार्क्स, एडिशनल नंबर आ गए। आपने कंपेयर किया था? हाँ, कंपेयर करके देखा तो हमने हमारा जो सीईटी का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से उनके मार्क्स हमने निकाले थे कि कितने मार्क्स इनको मिले हैं और गए साल कितने मार्क्स मिले थे, तो कंपैरिजन में बहुत बढ़ोतरी हमने पाई उनके मार्क्स में। काउंसलर सचिन बांगड़ का दावा है कि इस तरह की गड़बड़ी पाने के बाद उन्होंने एनटीए को ईमेल भी लिखा था, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। एनटीए को हमने एक मेल किया था कि अगर ये इतना बड़ा लूप होल है कि आप एड्रेस के बेस पे उनको सेंटर अलर्ट कर रहे हो और एड्रेस का कोई भी प्रूफ नहीं ले रहे हो, यानी उसको कुछ क्रॉस चेक नहीं कर रहे हो, तो हमारा बोलना था कि एक तो उनके आधार पे जो एड्रेस है उसको क्रॉस वेरीफाई कर उनको सेंटर अलर्ट किया जाए, या फिर उनका 10th जहाँ से हुआ है, एक्चुअली बच्चे 10th मोस्टली अपने अपने लोकल एरिया से करते हैं, वो कन्वीनियंट रहेगा उनके लिए। तो अगर 10th के बेसिस पे अगर सेंटर अलॉट किया जाता है तो बच्चों को जो चॉइस मिल रहा है सेंटर का महाराष्ट्र के या फिर उनके लोकल सेंटर से, लोकल प्लेस से दूर जाके एग्जाम देने का, वो चॉइस नहीं मिलेगा और ऐसे माल प्रैक्टिसेस बंद हो जाएंगे। लातूर नीट पेपर लीक केस में भी कुछ इसी तरह की गड़बड़ी का अंदेशा है। मामले में अभी 2 शिक्षक गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन इरन्ना कोनगलवार और गंगाधर अब भी फरार हैं। इस बीच मामले में सबसे पहले गिरफ्तार आरोपी शिक्षक जलील पठान के बारे में पता चला है कि दिव्यांग होने के नाते उन्हें प्रमोशन देकर मुख्याध्यापक बनाया गया था, लेकिन अब जानकारी आ रही है कि दिव्यांगता का उनका प्रमाण पत्र फर्जी हो सकता है। जिला परिषद के मुताबिक पेपर लीक मामला आने के पहले ही उसकी शिकायत मिली थी, जिसकी जांच चल रही है। प्रमाण पत्र वेरीफाई करने के लिए संबंधित विभाग में भेजा गया है। उसकी रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा कि वो असली है या नकली। फरार दोनों आरोपी इरन्ना और गंगाधर की तलाश में पुलिस की 4 टीमें बिहार और उत्तराखंड में है। इस बीच पता चला है कि गिरफ्तार आरोपी शिक्षकों के मोबाइल फ़ोन की गैलरी से 14 एडमिट कार्ड मिले हैं। पुलिस अब तक 6 अभिभावकों के बयान दर्ज कर चुकी है और बाकियों से संपर्क करने की कोशिश जारी है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक कुछ ऐसे लोगों के भी बयान दर्ज किए गए हैं जिनकी भूमिका संदिग्ध है। लातूर से अपने सहयोगी सुनील कामले और कैमरामैन प्रवीण रोहित से सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए। तो ये तो ही बात जांच पड़ताल की एजेंसियां क्या कर रही हैं बिहार पुलिस से लेकर और सीबीआई तक। एक तरफ नीट पेपर लीक मामले पर बवाल मचा है, जिसके कारण लाखों छात्रों का भविष्य खतरे में दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनकी नाकामी ऐसी कुंठा और अवसाद में बदल जा रही है जो आत्महत्या के रूप में अब सामने आई है। बिहार के लोग कथित तौर पर सबसे बड़े आरोपी के तौर पर अब तक सामने आए हैं। तो उसी बिहार के एक युवा छात्र ने जो नीट की तैयारी कर रहा था उसकी खुदकुशी की खबर भी आ जाई। कोचिंग सिटी कोटा में छात्रों के सुसाइड के मामले थम नहीं रहे हैं। आज एक और सुसाइड का मामला सामने आया। कोटा के दादाबाड़ी इलाके में रहकर मेडिकल की भर्ती परीक्षा नीट यूजी की तैयारी कर रहे बिहार के भागलपुर के एक छात्र ने आत्महत्या कर ली। कोचिंग छात्र ऋषित अग्रवाल ने हॉस्टल के कमरे में पंखे से फंदा लगाकर सुसाइड किया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, छात्र को लेकर एमबीएस अस्पताल पहुंची, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने परिजनों को सूचना दे दी है, जिनके आने पर अब पोस्टमार्टम होगा। सूचना तो यही थी कि बच्चा जो दरवाज़ा नहीं खोल रहा और बोल भी नहीं रहा, आप आ जाओ। तो वहाँ पे तो यही था कि वो आवाज़ नहीं आई अंदर से, फिर तो अधिकारियों को सूचना दे दी। उसके बाद में इसको कहाँ हॉस्टल में रह रहा था क्या? ऊपर रह रहा था, चौथी मंजिल पर। कहाँ की तैयारी कर रहा था यहाँ पे? ये तैयारी का तो पता नहीं, पता यार। कोचिंग स्टूडेंट किसी ने कोई रिपोर्ट नहीं दी, कोई
पोस्टल का रहने वाला था? ये उसका है अपने भागलपुर बिहार। भागलपुर बिहार। परिजनों को सूचना परिजनों को सूचना दी थी। तो कुछ बताया कि हॉस्टल वालों ने खाना वाना क्यों नहीं खाया, क्योंकि बॉडी काफ़ी मतलब इस तरह की लग रही है। एक दो दिन पुरानी लग रही है, बाकी वहाँ पे कोई वार्डन नहीं था वर्जिन टाइम पे, तो उस बारे में क्लियर। और भी स्टूडेंट रह रहे हैं? और भी स्टूडेंट है जो अपने अपने कमरे में रहते थे। तो ये हॉस्टल है पीजी है? हॉस्टल तो नहीं है, ऊपर ही 4-5-7-8 कमरे हैं जो किराए पे चल रहे हैं। नीट पेपर लीक का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। विपक्ष इस मुद्दे पर सरकार को घेरने का कोई मौका छोड़ना नहीं चाहता है। नीट और यूजीसी नेट पेपर लीक को लेकर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने आज जंतर मंतर पर प्रदर्शन भी किया। इस तरह के प्रदर्शन पिछले कुछ दिनों से लगातार चल रहे हैं। ये प्रदर्शन सिर्फ जंतर मंतर ही नहीं, बल्कि सीधे एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के दफ्तर के अंदर तक आज पहुंच गया, जहां करीब सैकड़ों एनएसयूआई के कार्यकर्ता घुस गए और अंदर से ताला लगा लिया। पुलिस ने कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया है। सबसे बड़ी बात यह है कि संसद के भीतर भी इस पूरे मामले को लेकर आज काफी ज्यादा हलचल रही। नीट पेपर लीक के मुद्दे को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने अभिभाषण में उठाया। शिक्षा क्षेत्र को बेहतर बनाने की चर्चा जिस वक्त राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कर रही थी, उसी वक्त विपक्ष के सांसदों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। फिर आगे राष्ट्रपति मुर्मू ने पेपर लीक पर गहरी चिंता व्यक्त की। साथ ही उन्होंने दोषियों को कड़ी सजा दिलाने की अपनी सरकार की प्रतिबद्धता भी दिखाई। परीक्षाएं किसी भी कारण से इनमें रुकावट आए, ये उचित नहीं है। इनमें शुचिता और पारदर्शिता बहुत जरूरी है। हाल ही में कुछ परीक्षाओं में हुई पेपर लीक की घटनाओं की निष्पक्ष जांच और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने के लिए मेरी सरकार प्रतिबद्ध है। हमारे इससे पहले भी हमने देखा है कि कई राज्यों में पेपर लीक की घटनाएं होती रही है। इस पर दलीय राजनीति से ऊपर उठकर देशव्यापी ठोस उपाय करने की जरूरत है। संसद ने भी परीक्षा में होने वाली गड़बड़ियों के विरुद्ध एक सख्त कानून बनाया है। नीट पेपर लीक को लेकर अब जांच एजेंसियां बहुत तेजी से काम कर रही हैं। सीबीआई के पास मुकदमा चला गया है और सीबीआई ने 2 लोगों को आज बिहार में गिरफ्तार भी किया। हमारे साथ बात करने के लिए सीबीआई के फॉर्मर जॉइंट डायरेक्टर नवनीत वासन साहब जुड़ रहे हैं। नवनीत जी, मेरा पहला सवाल तो यही है आपसे कि नीट के जो पेपर लीक हुए थे उसमें शामिल कुछ आरोपियों को अब अरेस्ट किया गया है। आप खुद सीबीआई में रह चुके हैं। सीबीआई देश की सबसे सम्मानित जांच एजेंसी के तौर पर मानी जाती है, देखी जाती है। इस तरीके से ये पेपर लीक के मामले में आपको क्या लगता है, मास्टरमाइंड कब तक जांच एजेंसी की गिरफ्त में होगा और मास्टरमाइंड कौन हो सकता है, क्या लग रहा है आपको? देखिए, इस तरह का जो क्राइम है जिसकी जो जड़ें हैं पूरे भारत देश में फैली हुई हैं। जगह जगह पे ये लीक की खबरें मिल रही हैं, जैसे समाचारों में आ रहा है। तो इस तरह के जो केसेस हैं उनको अन्वेषण करने के लिए बहुत मशक्कत, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि इसमें एक गिरोह नहीं होगा। मेरा अंदाजा है कि इसमें कई गिरोह शामिल होंगे। तो सब गिरोहों की तह तक पहुंचने के लिए किसी भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को, चाहे वो लोकल पुलिस हो या सीबीआई हो, उनको पूरे जो कड़ी है अक्यूज की और क्राइम की कड़ियों को जोड़ना पड़ेगा। उसके अलावा उनको पुख्ता साक्ष्य इकट्ठा करना पड़ेगा, जो कि एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें काफी समय लग सकता है। बहुत सिंपल प्रोसेस नहीं है, क्योंकि ये सारा काम जो है मंझे हुए क्रिमिनल्स ने किया होगा और वो कई वर्षों से इस तरह का काम कर रहे होंगे। मैं ये मानता हूं कि ये क्रिमिनल ये पहली बार नहीं कर रहे हैं, उन्होंने बहुत सारे दूसरे क्वेश्चन पेपर लीक में भी पहले से काम किया होगा। तो वो जानते हैं कि किस तरह से अपने आप को बचा के रखना है। तो उसको उजागर करने के लिए या उस कड़ी को खोलने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ेगी और काफी समय इसमें लग सकता है। और किसी भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को इस तरह के केसेस में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जल्दबाजी करेंगे तो ऐसा होगा कि पुख्ता साक्ष्य इकट्ठे नहीं होंगे और बाद में जब आप केस को चार्जशीट करेंगे तो
उसमें परेशानी हो सकती है। मोदी सरकार 3.0 कैसे काम करेगी, उसके विकास और आर्थिक तरक्की का एजेंडा क्या रहने वाला है, किन मोर्चों पर सरकार सबसे ज्यादा जोर देगी, और कुछ दिनों के बाद ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी जब नई सरकार का पहला बजट पेश करेंगी तो उस बजट में क्या क्या खास बातें होंगी, किन सेक्टर पर सरकार का जोर होगा, इन सारे सवालों पर एक मुकम्मल नजरिया राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण में आज देखने को मिला। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। भाषण होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जब दोनों सदनों के संयुक्त सत्र को संबोधित करने के लिए जा रही थी तो उनके जहन में अपनी सरकार के पिछले काम और आगामी चुनौतियों का पूरा लेखा जोखा रहा होगा। फिर तो 50 मिनट के अपने अभिभाषण में राष्ट्रपति ने 10 प्रमुख मुद्दों और विषयों को छुआ। लोकतंत्र, अर्थव्यवस्था, सामाजिक सुधार, किसान, महिला, गरीब, रक्षा, स्वास्थ्य, विदेश नीति और शिक्षा पर राष्ट्रपति का पूरा फोकस था। इनमें भी आर्थिक सुधार की बातें काफी अहम हैं, क्योंकि अब सबकी नजरें अगले बजट पर भी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बता दिया कि सरकार किस संकल्प से काम कर रही है। मेरी सरकार अर्थव्यवस्था के तीनों स्तंभों मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज और एग्रीकल्चर को बराबर महत्व दे रही है। PLI स्कीम्स और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से बड़े पैमाने पर निवेश और रोजगार के अवसर बढ़ रही है। पारंपरिक सेक्टर्स के साथ साथ सनराइज सेक्टर्स को भी मिशन मोड पर बढ़ावा दिया जा रहा है। चाहे सेमीकंडक्टर हो या सोलर हो, चाहे इलेक्ट्रिक व्हीकल हो या इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स हो, चाहे ग्रीन हाइड्रोजन हो या बैटरीज हो, चाहे एयरक्राफ्ट कैरियर्स हो या फाइटर जेट्स हो, भारत इन सब सेक्टर्स में अपना विस्तार कर रहा है। उन्होंने बहुत विस्तार से बताया कि पिछले 10 साल में कृषि क्षेत्र के विकास के लिए, कृषि अर्थव्यवस्था को और मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ने जो कदम उठाए हैं और आने वाले समय में सरकार और क्या करना चाहती है। तो एक बहुत लॉन्ग टर्म विजन भी दिखता है राष्ट्रपति के अभिभाषण में, और एक शॉर्ट टर्म जो स्ट्रैटेजी है, 100 दिन का जो एजेंडा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, उसका एक बड़ा रिफ्लेक्शन भी राष्ट्रपति के अभिभाषण में आज दिखा है। मोदी सरकार की अर्थव्यवस्था 3 अहम स्तंभों पर टिकी हुई है: विनिर्माण यानी मैन्युफैक्चरिंग, सेवाएं और कृषि। मजबूत कर रहा है। राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में इनको रेखांकित किया कि अगर अर्थव्यवस्था को इसी रफ्तार से आगे बढ़ना है तो ग्रोथ को लगातार बनाकर रखना होगा। आगामी सत्र में मेरी सरकार अपने इस कार्यकाल का पहला बजट पेश करने जा रही है। ये बजट सरकार की दूरगामी नीतियों और फ्यूचरिस्टिक विजन का एक प्रभावी दस्तावेज होगा। इस बजट में बड़े आर्थिक और सामाजिक निर्णयों के साथ ही अनेक ऐतिहासिक कदम भी देखने को मिलेंगे। भारत के तेज विकास की जन आकांक्षाओं का पूरा करने के लिए रिफॉर्म्स की गति अब और तेज की जाएगी। आर्थिक सुधार का असर GST कलेक्शन पर दिखता है, जो 2 लाख करोड़ रुपए के पार हो चुका है। मेरी सरकार भी भारत के संविधान को चूंकि अर्थव्यवस्था का भारी दारोमदार कृषि क्षेत्र पर है, इसलिए सरकार का जोर भी किसानों की बेहतरी पर सबसे ज्यादा है। राष्ट्रपति के अभिभाषण से साफ पता चलता है कि अगले बजट में किसानों पर ज्यादा फोकस हो सकता है। इसके लिए PM किसान सम्मान निधि योजना से किसानों को 3,20,000 करोड़ रुपए से अधिक राशि दी जा चुकी है। मोदी सरकार 3.0 में ही 20,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि किसानों के खाते में जा चुकी है। सरकार ने खरीफ फसलों के लिए MSP में भी रिकॉर्ड बढ़ोतरी की है।
इस मदद को जारी रखकर कृषि क्षेत्र में बेहतर बदलाव के लिए ऑर्गेनिक फसलों पर जोर दिया जा सकता है। आज का भारत अपनी वर्तमान जरूरतों को ध्यान में रखते हुए अपनी कृषि व्यवस्था में बदलाव कर रहा है। आजकल ऑर्गेनिक उत्पादों को लेकर दुनिया में डिमांड तेजी से बढ़ रही है। भारत के किसानों के पास इस डिमांड को पूरा करने के भरपूर क्षमता है। इसलिए सरकार प्राकृतिक खेती और इससे जुड़ी उत्पादों की सप्लाई चेन को सशक्त कर रही है। अब इसके लिए राष्ट्रपति ने बताया जो किसान हैं उनको जो छोटी ज़रूरतें हैं उनकी वो पूरी की जा सके, इसके लिए सरकार किसान सम्मान निधि योजना चला रही है और इस योजना के तहत 3,20,000 करोड़ रुपए ट्रांसफ़र किए गए। और ये जो नई सरकार है यानी मोदी कार्यकाल का तीसरा जो कार्यकाल है इसमें 20,000 करोड़ रुपए अभी तक किसानों को सम्मान निधि में दिए जा चुके हैं। इसके अलावा मिलेट्स का जिक्र किया, वो मोटा अनाज जिसको आम आदमी खाने से कई बार कतराता भी है या उसको यूज़ नहीं करता है, उसके लिए सरकार ने पिछले कार्यकाल में अभियान चलाया था और इस सरकार को फिर से मिलेट्स को जोर देने के लिए न सिर्फ देश में बल्कि दुनिया भर में मोटे अनाज का एक्सपोर्ट हो, इस पर भी सरकार जोर देगी। द्रौपदी मुर्मू के रूप में देश को दूसरी महिला राष्ट्रपति मिली। मोदी सरकार ने इकोनॉमी को सुधारने में महिलाओं की ताकत को बहुत अच्छे से समझ लिया था। इसलिए महिलाओं को आर्थिक मजबूती देने के लिए मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल की शुरुआत में ही 3 करोड़ नए घर बनाने को मंजूरी दे दी गई है। इनमें ज्यादातर घर महिलाओं के नाम पर होंगे। 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने के लिए व्यापक अभियान चलाया जा रहा है। कृषि सखिया कार्यक्रम के जरिए 30,000 महिलाओं को आधुनिक खेती की ट्रेनिंग दी जा रही है। महिलाएं अधिक बचत कर सके इसलिए उनके लिए बिजली का बिल 0 करने की योजना लाई गई है। मेरी सरकार का ये भी प्रयास है कि महिलाएं अधिक से अधिक बचत कर सके। बैंक खातों में जमा राशि पर बेटियों को ज्यादा ब्याज देने वाला सुकन्या समृद्धि योजना की लोकप्रियता से हम परिचित हैं। मुफ्त राशन और सस्ते गैस सिलेंडर की योजना से महिलाओं को बहुत लाभ हो रहा है। अब मेरी सरकार बिजली का बिल 0 करने और बिजली बेचकर कमाई करने की योजना भी लाई है। अगर इंडिया फिट होगा तो इंडिया हिट होगा। जिस तरह राष्ट्रपति के अभिभाषण में स्वास्थ्य पर भी गंभीरता से चर्चा हुई, उससे साफ है कि अगले बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र पर काफी फोकस रहेगा। खासकर आयुष्मान भारत योजना के तहत मिलने वाली मुफ्त स्वास्थ्य सेवाओं को विस्तार मिल सकता है। मेरी सरकार 55 करोड़ लाभार्थियों को आयुष्मान भारत योजना के तहत मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं भी उपलब्ध करवाए हैं। देश में 25,000 जन औषधि केंद्रों को खोलने का काम भी तेजी से चल रहा है। आप इस क्षेत्र में सरकार एक और निर्णय लेने जा रही है। अब आयुष्मान भारत योजना के तहत मुफ्त इलाज का लाभ 70 वर्ष से अधिक उम्र के सभी बुजुर्गों को भी मिलेगा। अपने अभिभाषण में राष्ट्रपति ने कहा कि भारत का जो सर्विस सेक्टर है, खासकर टूरिज्म और उसमें उन्होंने हेल्थ टू वेलनेस ये वर्ड उन्होंने यूज किया है, में भारत जो है एक शक्ति बन करके उभरा है। इससे बड़ी संख्या में नौकरियां पैदा हो रही है और साथ ही सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी इससे मिल रहा है। उन्होंने कहा कि इंटरनेशनल योगा डे को हाल ही में पूरी दुनिया ने मनाया और भारत योग और आयुष जो है वो मैंने आयुर्वेद का उपयोग करके उन्होंने कहा कि दुनिया को ये जो है योग और आयुष जो है एक अच्छी जिंदगी देने के लिए मदद कर रहा है। एक तरफ देश की सेहत दुरुस्त करने की चुनौती है तो दूसरी तरफ सामाजिक सुधारों की भी सख्त जरूरत दिख रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण में इन मुद्दों पर जोर रहा है कि कैसे गरीबी दूर हुई है और समाज के दबे कुचले तबके को बेहतर जिंदगी का भरोसा मिला है। सरकार की प्रयासों का ही परिणाम है कि 10 साल में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए। वहीं दिव्यांगों के लिए किफायती और स्वदेशी उपकरण तैयार हुए तो कोरोना काल में शुरू हुई मुफ्त राशन योजना जारी है। CAA के तहत शरणार्थियों को नागरिकता देना शुरू किया है तो बैंक में ज्यादा ब्याज देने वाली सुकन्या समृद्धि योजना का लाभ महिला सशक्तिकरण की एक झलक है। सरकार ने कहा कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को और मजबूत किया जा रहा है। 10 करोड़ महिलाएं अभी तक इससे जुड़ चुकी हैं और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का जो दायरा है
वो भी काफ़ी बढ़ाया जा रहा है। चाहे वो लखपति दीदी की बात हो, 1 करोड़ लखपति दीदी देश भर में तैयार हो सकें, जिनकी कमाई कम से कम साल में 1 लाख रुपए से ज़्यादा हो, उसको तैयार करने की कोशिश कर रही है और उसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का बड़ा योगदान है। उसी के तहत ये फंडिंग की जाती है और लखपति दीदी को तैयार किए जाने की बात होती है। मोदी सरकार का फोकस रक्षा क्षेत्र को लेकर भी काफी रहा है। वो बात भी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण में दिखी। हालांकि उनके भाषण में अग्निवीर का कोई जिक्र नहीं हुआ, लेकिन राष्ट्रपति का जोर रक्षा क्षेत्र में सुधार पर ज्यादा रहा। भारत रक्षा क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है। उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में 2 डिफेंस कॉरिडोर विकसित हो रहे हैं। HAL रक्षा क्षेत्र को मजबूत कर रहा है। सेना की जरूरतों की 70% खरीदारी देश के अंदर ही हो रही है। उसी तरह रक्षा क्षेत्र में निर्यात काफी बढ़ा है। हथियार और उपकरण भारतीय कंपनियों से ही खरीदने का निर्णय लिया गया है। सोच रहा मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में ही 1 रैंक 1 पेंशन की योजना लागू हुई थी, लेकिन आज भी राष्ट्रपति ने इसका जिक्र किया। मेरी सरकार ने सैनिकों के हितों को भी हमेशा प्राथमिकता दी है। तभी 4 दशक के बाद 1 रैंक 1 पेंशन को लागू किया गया है। इसके तहत अब तो 1,20,000 करोड़ रुपया दिए जा चुके हैं। सेना के लिए जिस तरह का फोकस जो मौजूदा सरकार दिखा रहे उसको फोकस किया गया और खास तौर से केवल हथियार ही देश में हथियार नहीं किए जा रहे, इस्तेमाल किए जा रहे, बल्कि बाहर के दूसरे देशों में भी हमारे हथियार जो है रूस की बात की गई है उसको अब निर्यात किया जा रहा है, फिलीपींस को बेचा जा रहा है। तो अब जो फोकस है बाहर से हथियार खरीदने पर नहीं है, बल्कि जो दूसरे देश है उनको हथियार को बेचने पर है। अब फोकस यह भी है कि जिस तरह से रूस जो है केवल अपने देश में बने हुए हथियारों का इस्तेमाल करता है, अब आने वाले दिनों में भारत भी ऐसा हो सकता है कि सारे हथियार का इस्तेमाल वो देश में बने हुए हों। 2019 में दोबारा सत्ता में आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एस जयशंकर को विदेश मंत्री बनाया था। उससे ही साफ हो गया था कि विदेश नीति पर मोदी सरकार का रुख कैसा रहेगा। अपने अभिभाषण में राष्ट्रपति ने साफ कर दिया कि भारत की विदेश नीति नए ग्लोबल ऑर्डर की तरफ बढ़ रही है। 21वीं सदी के इस तीसरे दशक में आज ग्लोबल ऑर्डर एक नया शक्ल ले रहा है। मेरी सरकार के प्रयासों से आज भारत विश्व बंधु के रूप में दुनिया को नया भरोसा दे रही है। मानव केंद्रित अप्रोच रखने की वजह से भारत आज किसी भी संकट के समय फास्ट रेस्पॉन्डर और ग्लोबल साउथ की बुलंद आवाज बना है। जो 15% का जो योगदान है भारतीय अर्थव्यवस्था का दुनिया की अर्थव्यवस्था में वो है। सबसे अहम बात यह है कि हमने देखा है हाल के दिनों में, हाल के सालों में कि किस तरीके से भारत ने अपनी जगह जो है वो एक अलग जगह जो है, अलग पहचान जो है दुनिया में बनाई है। पिछले ही साल G20 का जो कामयाब एक आयोजन है वो किया गया। इसके अलावा ब्रिक्स के परिवार को जो है बड़ा किया गया, उसमें भारत का अहम योगदान रहा। और इसके अलावा जिस तरीके से दुनिया में कई इलाकों में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, इसका जिक्र करते हुए राष्ट्रपति ने ये कहा कि उन कॉन्फ्लिक्ट के बावजूद भारत जो है वो अपनी तरक्की को बरकरार रखे हुआ है। आकांक्षाएं, संकल्प। राष्ट्रपति के अभिभाषण से मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में क्या क्या होने वाला है उसकी एक झलक तो मिल गई। बाकी के लिए बजट का इंतजार कीजिए। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण पर जहां विपक्ष को लगता है कि नया कुछ भी नहीं बोला गया, वहीं सत्ता पक्ष मानता है कि इसमें बेहतर भविष्य का रोड मैप छिपा हुआ है। देखिए, संविधान भारत की सबसे बड़ी ताकत है और संविधान को जब जब किसी ने चोट पहुंचाया है वो कांग्रेस पार्टी ने पहुंचाया। श्रीमती इंदिरा गांधी ने केवल अपने हित के लिए उन्होंने देश में इमरजेंसी लगाया, देश को एक तरह से जेल बना दिया, पत्रकार की कलम बंद हो गई, राजनेताएं जेल में बंद होने लगे, उनको बंद कर दिया गया, बंदी बना दिया गया, देश ठहर सा गया, लोकतंत्र शर्मसार हुआ। यह सरकार का भाषण था
और जब सरकार ये दावा करती है कि दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था और 30 नंबर की अर्थव्यवस्था बन जाएगी, तो किसान क्यों दुखी है, किसान क्यों संकट में है? और फिर अगर 5वें नंबर की हमारी अर्थव्यवस्था है तो इतने बड़े पैमाने पर नौजवान बेरोजगार क्यों हैं, नौकरी क्यों नहीं उनके हाथ में? और फिर अग्निवीर जैसी व्यवस्था आधी अधूरी क्यों लागू करनी पड़ रही है? महंगाई क्यों है इतनी? और जिस तरह से इन्वेस्टमेंट को लेकर के बड़े बड़े सपने दिखाए थे, सरकार कहती है कि हम सर्विस सेक्टर को भी और इन्वेस्टमेंट को भी देख रहे हैं, तो इन्वेस्टमेंट है कहाँ? अगर इन्वेस्टमेंट होता तो हमारी और ग्रोथ दिखाई देती। कुछ लोगों की ग्रोथ से देश की ग्रोथ नहीं हो सकती है। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बात करने के लिए हमारे साथ जाने माने पत्रकार रशीद किदवई साहब जुड़ रहे हैं। रशीद भाई, शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में कई मुद्दों पर आज बात की, किसानों से लेकर युवाओं तक का जिक्र था, लेकिन विपक्ष राष्ट्रपति के अभिभाषण से खुश नहीं है। आप राष्ट्रपति के अभिभाषण को अपनी नजर में कैसे देखते हैं? देखिए, जो राष्ट्रपति का जो ये ज्वाइंट सेशन होता है, दोनों सदनों को जो वो संबोधित करती है, ये दरअसल सरकार का एक लिखा हुआ, सरकार की जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है उसकी स्वीकृति से ये पूरा ड्राफ्ट तैयार होता है। तो वो कहती माई सरकार है, लेकिन बात मतलब माई गवर्नमेंट या मेरी सरकार, लेकिन उसका पीछे वो पूरा का पूरा नरेंद्र मोदी सरकार की उपलब्धियों का एक उसका वर्णन होता है, और ये नरेंद्र मोदी सरकार की ही जो है जबान होती है वो राष्ट्रपति द्वारा कही जाती है। अब इसमें देखिए जो पृष्ठभूमि है जो 2024 के चुनाव की और उसके बाद की जो स्थिति बनी है, उसमें जो राष्ट्रपति का अभिभाषण है वो थोड़ा सा विपक्ष को दिक्कतें पैदा करने वाला है, और उसमें विपक्ष जो है वो उसका विरोध करेगा। आप देखेंगे जो भाषण होंगे इसके जवाब में, उस जवाब में खूब तीखी प्रतिक्रिया आएगी, क्योंकि राष्ट्रपति महोदय ने जो है इमरजेंसी का जिक्र किया, और इमरजेंसी जो है एक विवादित मामला है, उसका आज कोई उसका औचित्य मतलब वैसा एक केवल राजनीति को अगर हम छोड़ दें तो समझ में नहीं आता, क्योंकि अभी 49 साल हुए हैं, अभी 2024 चल रहा है, और 50 साल को अगर हम पीछे जाए तो 1974 चल रहा होता। तो जो अगले साल जो बात होती थी 50 साल की, वो 1 साल पहले से शुरुआत हुई। पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसका जिक्र किया, फिर लोकसभा स्पीकर ने किया, और राष्ट्रपति ने। तो ये तमाम चीजें कन्फ्रंटेशन को तरफ दर्शाती है। ईवीएम के बारे में उन्होंने कहा, कई उसमें ऐसे मुद्दे हैं और जिसको लेकर के सरकार में और विपक्ष में और तीखी नोकझोंक होने की संभावना है आने वाले दिनों में। अगला सवाल मैं आपसे लेना चाहूंगा रशीद भाई कि विपक्ष ने कहा कि राष्ट्रपति मणिपुर को लेकर उन्होंने कोई बात नहीं की। राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में आपातकाल का तो जिक्र किया, उससे लेकर विपक्ष खुश भी नहीं है। इस पर आपको क्या कहना है? जी देखिए, आपातकाल वाले को बिल्कुल उसको अवॉइड किया जा सकता था। वो एक राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि विपक्ष में जो राजनीतिक दल है उसमें से कई दल जो थे वो कांग्रेस के बहुत विरोधी, कट्टर विरोधी थे, और उन्होंने ही आपातकाल वाला मामला भाजपा की जो पहले वाली जो पार्टी थी भारतीय जनसंघ, उससे ज्यादा वो लोग मुखर जो जेपी मूवमेंट से जुड़े हुए थे। तो वो तमाम उसकी पृष्ठभूमि है। ये जो है इंडिया अलायंस को कमजोर करने का एक तरीके का प्रयास है। राष्ट्रपति महोदय ने जो नीट का, यूजी का जो जिक्र किया, लेकिन उसमें क्या कि सरकार कार्रवाई कर रही है, सरकार की कार्रवाई तो बताई, लेकिन ये चूक क्यों हुई और उस चूक के लिए जिम्मेदार कौन है इसका जिक्र नहीं है। इस तरीके से मणिपुर का जिक्र नहीं है। तो एक आधा अधूरा और बहुत ज्यादा सरकार की उपलब्धियां बताई गई हैं, जबकि सरकार की उपलब्धियों के ऊपर जो भी चुनाव हुआ था वहां नरेंद्र मोदी जी को और भाजपा को उतना फायदा नहीं हुआ। तो एक राजनीतिक मतलब हैंड राइटिंग से लिखा हुआ जो उनका भाषण है, और उस भाषण के में जब विपक्ष का जब मौका आएगा या जो उनके लोग जैसे बोल रहे हैं निरंतर, वो उसके विरोध में ही बोलेंगे, क्योंकि उसके लिए सरकार ने उन्हें कोई मौका नहीं दिया है। देखिए 24 का चुनाव जो था वो बड़ा एक तरीके से तीखे लहजे में पूरा का पूरा लड़ा गया था। उसके बाद हम लोगों को जो राजनीतिक विशेषज्ञ का काम करते हैं, हमें आशा थी कि थोड़ा सा दोनों पक्ष में जो है थोड़ा सा ठहराव आएगा, थोड़ी सी गंभीरता आएगी, और थोड़ा सा वो सहजता के साथ में जो लोकसभा की जो परंपरा है उसको आगे बढ़ाएंगे। लेकिन अभी जो पिछले 2-3 दिन से जो जब से सदन शुरू हुआ है, साफ नजर आता है कि दोनों राजनीतिक गठबंधन जो है वो बिल्कुल एक दूसरे से टकराव की मुद्रा में है, और उन्हें जो जन भावना, ये जो मैंडेट जो आया है उसकी कोई फिक्र नहीं है।
राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त संजय सिंह, जो कि कंसल्टिंग एडिटर हैं इंडिया अब्रॉड न्यूज सर्विस के, वो मेरे साथ जुड़ गए हैं। संजय जी, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर विपक्ष ने कई सवाल आज खड़े किए हैं। एक तो विपक्ष का कहना है कि राष्ट्रपति के भाषण में मणिपुर की घटनाओं का जिक्र तक नहीं था। इसके साथ विपक्ष ने यह भी कहा कि नीट में हुए पेपर लीक को लेकर राष्ट्रपति ने कोई खास तसल्ली नहीं दी है। विपक्ष के इन आरोपों को आप कैसे देखते हैं? देखिए, मुझे लगा कि राष्ट्रपति जी का आज का जो अभिभाषण था, ये नए संसद के मिलने के बाद और नई सरकार बनने के बाद, वो थोड़ा रिफ्रेशिंग मुझे लगा पिछले अगर भाषणों की तुलना में देखेंगे। जहां तक न्यू वाइन इन ओल्ड बॉटल, तो अगर आप देखेंगे तो जमाने से कई बार विपक्ष के लोग, चाहे कोई भी विपक्ष में हो, तो ये सेंटेंस अगर आप गूगल करके देखेंगे, अदरवाइज कहीं रिकॉर्ड में देखेंगे, तो जमाने से, दशकों दशक से ये सेंटेंस आपको सुनाई देगा। क्योंकि वो इसलिए होता है क्योंकि आप उस भाषण को सुनते नहीं, पहले से आप सोच करके आते हैं कि क्या है, इश्यूज पे बात नहीं करते, तो एक लाइन बोल करके आप ये निकल जाते हैं। तो इसको किसी तरह की गंभीरता से लेने की बात नहीं है। बच गया मणिपुर की बात। मणिपुर एक ऐसा इशू है जिसमें विपक्ष को लगता है कि मणिपुर उठाने से हम एक लार्जर कनेक्ट पे जा रहे हैं और कोई हम इशू बेस्ड चीज उठा रहे हैं। जब ये उसकी बात हुई भी थी, जिस समय ये इशू काफी प्रखरता से सामने आया था, वो काफी कॉम्प्लिकेटेड एक तो इशू है। दूसरी चीज ये है कि आप देखेंगे तो राष्ट्रपति के भाषण में मणिपुर नाम नहीं लिया गया, लेकिन जिक्र वहां कई जगह अशांति का, अव्यवस्था का और जिस तरह के सिचुएशन से उसका जिक्र है, और नॉर्थ ईस्ट के डेवलपमेंट का जिक्र है। उसमें साथ में आपसा के जो प्रबंधन है और उसको कई जगह से हटाने का जिक्र है। तो बगैर मणिपुर का नाम नहीं लिए हुए मणिपुर का जिक्र उसमें आ जाता है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि अगर आप देखेंगे तो नीट का उन्होंने जिक्र नहीं किया है, लेकिन परीक्षा में क्वेश्चन लीक्स की बात उन्होंने कही है। तो हम सब ने हेडलाइन क्या देखी या क्या हेडलाइन बनाई, नीट का जिक्र हुआ। तो वैसे ही वो चीज है जिसका जिक्र हुआ है। अर्थव्यवस्था किस दिशा में आगे बढ़ेगी, उसकी भी एक रूपरेखा राष्ट्रपति के भाषण में आज सुनाई दी। हमारे साथ प्रोफेसर संतोष मेहरोत्रा जुड़ रहे हैं, जाने माने अर्थशास्त्री हैं। उनसे आर्थिक स्थिति को लेकर बातचीत करते हैं। राष्ट्रपति ने सर आज इकोनॉमिक का रोड मैप देश के सामने रखा है। नई सरकार क्या करने वाली है, किसानों से लेकर युवाओं तक की बातचीत हुई है। साथ ही साथ राष्ट्रपति ने इकोनॉमिक ग्रोथ को लेकर भारत की क्या तैयारी होनी चाहिए उस तरफ इशारा किया। तो भारत की इकोनॉमी को फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बताया। आपको अब क्या कहना है राष्ट्रपति के तमाम मुद्दों पर? कितनी तेजी से हिंदुस्तान को आप आगे बढ़ता हुआ देख रहे हैं? देखिए, बात यह है कि ग्रोथ रेट अपनी जगह ठीक है, मगर ग्रोथ रेट जो है आम आदमी के लिए आमदनी पैदा कर रही है कि नहीं, वो सब कुछ उस पर निर्भर करता है। दूसरी बात, ग्रोथ जो है चाहे जितनी अच्छी हो, अगर वो रोजगार पैदा नहीं कर रहा है तो सवाल फिर उठ जाता है ग्रोथ पर। और दिक्कत यही रही है पिछले 10 साल में कि रोजगार में बहुत कमी रही है, और जिस वजह से देश का युवा बहुत त्रस्त रहा है। तो देखिए, हम सेकंड फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमी तो 20 साल से थे। अब वो चीन ने अपनी ग्रोथ रेट पिछले 4-5 साल में कम कर ली है, तो हम फास्टेस्ट हो गए हैं। फिर वैसे भी हम रिकवरी में बाउंस बैक किए, क्योंकि हमारा कॉन्ट्रैक्शन सबसे ज्यादा था, दुनिया के कॉन्ट्रैक्शन से सबसे ज्यादा दुगना हुआ था। तो एनीवे, बड़ी अच्छी बात है कि हमारा रिकवरी ठीक हो गई है, मगर आगे चलते हुए हमें ग्रोथ बनाने के संग रोजगार पैदा करना है, और खासतौर से कृषि से लोगों को वापस निकालना है। तो सबसे बड़ी बात यह है, इसलिए जो कृषि के बारे में राष्ट्रपति जी ने कहा है, वो उस पर तवज्जो देना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि सिर्फ इससे नहीं काम चलेगा कि पीएम किसान दे करके किसान को खुश रखा जाए, क्योंकि किसान खुश है नहीं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मेहरोत्रा साहब आपके इस क्विक कमेंट के लिए। राष्ट्रपति का अभिभाषण आर्थिक विकास की दिशा में बढ़ते कदम को रेखांकित कर रहा था, लेकिन इसमें सरकार के 2 अहम कार्यों की चर्चा उन्होंने नहीं की।
ना अग्निवीर पर राष्ट्रपति ने आज अपने अभिभाषण में कुछ कहा, ना ही अयोध्या में बने राम मंदिर पर। अयोध्या के समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद इस पर क्या कहते हैं, आइए वो भी सुन लेते हैं। सेना के बारे में जो उन्होंने बनाया है 4 साल के लिए अग्निवीर, सेना का हमारे देश में गौरवशाली इतिहास है और दुनिया के लोग हमारे देश की सेना पर लोहा मानते हैं। ये सम्मान घटाया है और अगर सेना का सम्मान किसी ने बढ़ाया है तो आज दुनिया में नहीं है। आदरणीय हमारे नेता मुलायम सिंह यादव। अवधेश जी, अयोध्या का जिक्र नहीं है अभिभाषण। अब ऐसा है, अयोध्या के नाम पर राजनीति किया, अयोध्या के नाम पर देश में भ्रम पैदा किया। अब अयोध्या इनके और लाख प्रयास के बाद भी अयोध्या की सीट, जिस सीट पर चुनाव पहले देश और दुनिया की निगाहें थी, और आज चुनाव हो गया, हम जीत गए, समाजवादी पार्टी जीत गई। माननीय अखिलेश यादव के निर्णय और उनकी वो जीत हो गई, तो वो साइलेंट है। फिलहाल वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद बुलेटिन लगातार जारी है, बने रहिए, तुरंत लौट के आते हैं। खबरों की खबर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जिस देश में राष्ट्रपति जैसे सर्वोच्च पद पर एक महिला हो, वित्त मंत्रालय की कमान एक महिला के हाथ में हो, वहां पर एक विदेशी कंपनी विवाहित महिलाओं को नौकरी नहीं दे रही है। जी हां, भारत में एप्पल के लिए आईफोन बनाने वाली ताइवानी कंपनी फॉक्सकॉन ने बेतुका नियम बनाया। ये नियम है विवाहित महिलाओं को नौकरी नहीं देने का। जैसे ये मामला तूल पकड़ने लगा, वैसे ही श्रम मंत्रालय ने भी इस मामले की जानकारी जुटाकर संज्ञान लिया। कंपनी को केंद्र सरकार ने तुरंत रिपोर्ट पेश करने को आदेश दिया। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक शादीशुदा महिलाओं को नौकरी पर नहीं रखने के आरोपों के बीच फॉक्सकॉन इंडिया ने अब सफाई दी है। फॉक्सकॉन ने सरकार से कहा कि उसके नए कर्मचारियों में से 25% विवाहित महिलाएं ही हैं। उनके सुरक्षा नियमों में कोई भेदभाव नहीं किया गया है। साथ ही ये भी स्पष्ट किया गया कि जहां फैक्ट्री में मोबाइल फोन बनते हैं, काम होता है, वहां पर गहने वगैरह पहनकर नहीं जाया जा सकता। इसीलिए महिलाओं को शादी के गहने भी उतारने के लिए कहा जाता है, जैसे कि मंगलसूत्र हो गया, बिछिया हो गया, ये तमाम तरह की बातें। इसे ही विवाहित महिलाओं के खिलाफ भेदभाव के रूप में अब पेश किया जा रहा है, जबकि कंपनी की ऐसी मंशा नहीं है। तो इसी नोट पर आज खबरों की खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। शुभ रात्रि।